तो हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी पॉइंट गाइस। मेरा नाम है साहिल एंड आप पहुंच चुके हैं बहुत ही मजेदार ज्ञान के भंडार द एजुकेशनल संसार। एंड आज मैं आप लोगों के लिए ला चुका हूं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा वीडियो जिसका नाम है कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो कि क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत ही फेमस सा टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो फिर से बना रहा हूं बिकॉज जिन भी बच्चों के इस टॉपिक के बारे में जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, वो सारे कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि कूलम्ब लॉ अच्छे से नहीं समझ में आता है तो मैं आज जो बताने वाला हूं उससे आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर आप लोगों को कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ अच्छे से याद रखना है, कभी भूलना ही नहीं है, तो आपको 2 पॉइंट्स याद रख लो। मैं क्या बोल रहा हूं, 2 पॉइंट्स को दिमाग में अच्छे से बैठाना है। अगर आपने वो 2 पॉइंट हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लिए तो आप ये टॉपिक कभी भूल ही नहीं पाओगे। पहला चीज तो ये है कि ये टॉपिक यानी कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ किस बारे में बात करता है, तो ये बात करता है चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में। चार्जेस रिपल होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं, इन चीजों के बारे में। अगर आपको पता ही नहीं कि चार्ज क्या होते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे कि चार्ज क्या होता है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अपन आते हैं अपने मुद्दे पर। क्या बात बोल रहा था मैं कि अगर आपको कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ को कभी भूलना नहीं है तो आपको 2 बातें अपने दिमाग में बैठा लेनी है। पहली चीज कि ये लॉ हमको चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में बताता है, और दूसरा चीज कि 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो कौन सा फोर्स होता है। बस यही 2 चीज के बारे में कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंदर इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब देखते हैं ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को कैसे याद रखना है और क्या इस पूरे के पूरे टॉपिक में आपको पढ़ना है या क्या चीज इसमें बताया गया है। तो जल्दी से देख लेते हैं इस टॉपिक का कुछ छोटा सा डेफिनेशन। देखिए, डेफिनेशन तो आप लोगों को कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से रटवा दिया जाएगा, पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, लिखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मैंने पहले ही बोला कि 2 चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ये इंफॉर्मेशन हमको कूलम्ब्स लॉ देता है। ठीक है, इसलिए यहां पर लिखा है कि डेफिनेशन में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, वो बताता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। कितना होता है, इसके आगे वाली लाइन में लिखा है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन 2 चार्जेस के बीच में होता है, वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं इस बात को एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फर्स्ट चार्ज मल्टीप्लाई सेकेंड चार्ज। यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हो, मैंने 2 चार्जेस बनाए हैं, एक का नाम रखा है Q1, एक का नाम रखा है Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने लिया है r, स्मॉल r से मैंने इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है। अगर ये चार्जेस सेम नेचर के हुए, अगर पॉजिटिव नेचर के हुए, तो इनके बीच लगेगा एक रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर बाय चांस ये नेगेटिव नेचर के हुए दोनों के दोनों, तो भी इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे। बाय चांस मान लो कि ये पॉजिटिव हो गया नेचर वाइज और सेकंड वाला चार्ज नेगेटिव हो गया, तो अब दोनों का नेचर अपोजिट है। इस वजह से इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे को पास खींचेंगे। ठीक है, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, और दोनों चार्जेस का नेचर अगर अपोजिट हुआ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल, यही बात इसमें लिखी हुई है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। और दूसरी एक और बात लिखी हुई है, एंड inversely proportional to the square of distance between them and the force act along the line joining the 2 charges।
मालूम है कि आप लोगों को अभी ये कुछ भी समझ नहीं आया होगा। अगर मैं इस लाइन की बात करूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, वो फोर्स तो दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा ही होगा, लेकिन वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना r, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, तो सिंपल सा मैं रीजन देता हूं। देखो मैंने डिस्टेंस का स्क्वायर तो कर दिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पर इसको मैंने डायरेक्टली ऊपर नहीं लिखा, 1 में लिखा। इस कंडीशन को हम इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि इस डेफिनेशन में दो चीजें लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है कि जो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, वो पहला चीज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर, और दूसरा चीज इन्हीं दोनों के बीच में लग रहा फोर्स इन दोनों के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल है यहां तक के। अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखो बच्चों, इस वाले चीज को मैं मान लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन, और इस वाले चीज को मैं या इस लाइन को मैं मान लेता हूं सेकंड इक्वेशन। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं, बिकॉज दोनों ही तो फोर्स को ही डिनोट कर रहे हैं, फोर्स का ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो अगर मैं लिखता हूं नाउ कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस, अगर मैं दोनों ही इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं तो क्या मिलेगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 डॉट Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इतना मिलेगा। अब एक बात याद रख लो, ये जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, अगर इसको हम हटाते हैं तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो एक लगेगा इक्वल का साइन। देखो फोर्स की जगह मैंने फोर्स लिखा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैंने एक इक्वल का साइन लगाया, और साथ में एक यूज होता है कांस्टेंट। इक्वल और कांस्टेंट लगता है जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है। तो मैंने लिख दिया फोर्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, और जो चीजें थी Q1 डॉट Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका फोर्स का फॉर्मूला बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को आप कैलकुलेट कर सकते हो विद दिस फॉर्मूला। और ऐसी चीज को कूलाम ने बताया था, जिसके बेसिस के ऊपर हमने उनके नाम के ऊपर इस पूरे के पूरे लॉ का नाम रख दिया, और इस लॉ का नाम रखा हम लोगों ने कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस हमने लिया था R, इसलिए यहां पर लिखा है R का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक के? अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं इस K के बारे में। व्हाट इज K? आप लोगों से कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कि ये K होता क्या है। तो देख लो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि K इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है। क्या है? एक कांस्टेंट है। एंड द वैल्यू ऑफ K इज डिपेंड ऑन द मीडियम, और इसकी वैल्यू किस जगह पर दोनों चार्जेस रखें, किस मीडियम में रखें, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो K का एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ये फॉर्मूला थोड़ा सा और चेंज हो सकता है। मैं K की जगह उसका फॉर्मूला यूज कर सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में Q1 फिर Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देख लो आप लोग इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो, एकदम सिंपल। अब अपन बात कर लेते हैं कि इस फॉर्मूले में एक चीज दिख रहा था, ये E नॉट टाइप का कुछ चीज, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये है हमारा ग्रीक का एक लेटर एप्सिलॉन, जिसमें मैं ये जीरो लगाया हूं ना, तो इसलिए इसको पढ़ता हूं एप्सिलॉन नॉट। अब आगे बात कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट बताता है, एक्चुअली ये एक रिलेटिव परमिटिविटी है, मतलब कि कौन सा मीडियम चार्जेस को अट्रैक्ट करने के लिए या रिपल करने के लिए कितना परमिशन देता है, वो चीज है ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट लिखा हो तो ये फ्री स्पेस का रिलेटिव परमिटिविटी है। अगर नॉट नहीं रहता, इसकी जगह कुछ और रहता, तो या तो वाटर या तो कुछ और मीडियम रहता है, ठीक है। एंड इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू। एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज फॉर एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये उसका यूनिट है, याद रखना, भूलना नहीं।
और फिर जैसे ही हम इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट के वाली वैल्यू रख देते हैं तब आपको के का ओवरऑल एक वैल्यू मिलता है। ये तो के का फॉर्मूला था, लेकिन के की एक वैल्यू भी होती है जो न्यूमेरिकल में डायरेक्टली आप लोग यूज कर पाओगे। तो के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के की एक वैल्यू है और ये के का एक फॉर्मूला है। तो यहां पर मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, जैसे ही इस फॉर्मूले को आप न्यूमेरिकल में यूज करोगे तो वहां पर आप इस फॉर्मूले को ना रख करके डायरेक्टली उसकी वैल्यू रख सकते हो, कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी। तो आई होप सो बच्चों की आप लोगों को मैंने जो कूलम लॉ पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट आता है आप लोगों को तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, और अगर कोई और टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर हमारे वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अदरवाइज इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हैप्पी जर्नी।